हेलो हाय एवरीवन। मैं हूं संतोष आपके साथ। अगर आप हमारे चैनल के ऊपर न्यू हो तो प्लीज़ सब्सक्राइब करो हमारे चैनल को, कमेंट करो, लाइक करो। तो चलो हम स्टार्ट करते हैं आज न्यू चैप्टर 15 आर इन्वायरमेंट। ये आरबीसी के अंदर देखो 2 मार्क्स का चैप्टर है, वहीं पे सीबीएसई के अंदर इसकी मार्किंग अलग हो सकती है। दोनों का कोर्स सेम है, तो इस वजह से ये एनसीईआरटी का कोर्स है, तो सीबीएसई के लिए भी अप्लीकेबल होता है, आरबीसी के लिए भी अप्लीकेबल होता है। हम कोशिश करेंगे कि 2 पार्ट्स के अंदर ये पूरा चैप्टर हो जाए, या उन दोनों वीडियोस को अपन कंबाइन भी कर देंगे। चलो स्टडी करते हैं चैप्टर 15 को। चैप्टर 15 है आर इन्वायरमेंट। तो आर इन्वायरमेंट किसे कहते हैं? इन्वायरमेंट देखो, टर्म का मतलब क्या होता है, जो हमारी सराउंडिंग होती है, आर सराउंडिंग रिप्रेजेंट आर इन्वायरमेंट। जो हमारी सराउंडिंग होती है वही इन्वायरमेंट को रिप्रेजेंट्स करती है। अब इस कंडीशंस के अंदर हम इसको बायोलॉजी के रेस्पेक्ट में और सेम टाइम पर हम जो ए बायोटिक रेस्पेक्ट के अंदर स्टडी करेंगे कि जब भी हम सराउंडिंग को देखते हैं तो हमारे को क्या दिखाई देता है। जब भी आप अच्छे तरीके से सराउंडिंग को देखोगे तो एक तो आपको लिविंग फैक्टर्स दिखाई देंगे, एक तो आपको नॉन लिविंग फैक्टर्स दिखाई देंगे। तो हम सिंपली ये कहते हैं कि जब भी हम सराउंडिंग के बारे में स्टडी करते हैं तो उस कंडीशंस के अंदर हमारे को 2 चीज़ें दिखाई देती है। एक तो क्या होता है उस कंडीशंस के अंदर, देखो एक होता है एबायोटिक फैक्टर, दूसरा होता है बायोटिक फैक्टर। बायोटिक किसे कहते हैं? अपन लिविंग को कहते हैं। हम जब भी सराउंडिंग में देखते हैं तो हमारे को क्या चीज़ें दिखाई देती है, जैसे सपोज करो कुछ हमारे को एनिमल्स दिखाई देते हैं, प्लांट दिखाई देते हैं, सेम तरीके से इंसान भी दिखाई देते हैं जो भी सराउंडिंग के अंदर ही रहते हैं। तो ये सारी चीज़ें किस में आती है? बायोटिक फैक्टर में आती है। अब बायोटिक फैक्टर्स अर्थ के ऊपर ऐसे ही सस्टेन नहीं कर सकते, या सस्टेन का मतलब ये हो गया कि वो अच्छे तरीके से रह नहीं सकते, वो हमेशा डिपेंडेंट होते हैं एबायोटिक फैक्टर्स के ऊपर। तो अब देखो एबायोटिक फैक्टर में क्या आता है, टेम्परेचर, प्रेशर, वहीं पर सनलाइट की रेडिएशंस, साउंड वेव्स, ये सारी किस में आती है? एबायोटिक फैक्टर्स में आती है। तो जो एबायोटिक फैक्टर्स है वही बायोटिक फैक्टर के साथ एक रिलेशनशिप बनाते हैं और उसी के अंदर ये अच्छे तरीके से रहते हैं। तो हम ये कहते हैं कि जब हम हमारे इन्वायरमेंट को स्टडी करते हैं तो वहाँ पे हमारे को लिविंग फैक्टर्स दिखाई देते हैं जो बायोटिक कंपोनेंट्स में आते हैं, और एक नॉन लिविंग फैक्टर्स दिखाई देते हैं जो एबायोटिक फैक्टर्स में आते हैं। तो आपको एग्जाम के अंदर 1 मार्क क्वेश्चन के अंदर ये पूछ सकते हैं कि इन्वायरमेंट के फैक्टर्स कौन से होते हैं, या ये भी क्वेश्चन आ सकता है राइट द नेम ऑफ 2 फैक्टर्स प्रेजेंट इन एनवायरमेंट। तो हमारे इन्वायरमेंट के अंदर 2 फैक्टर प्रेजेंट होते हैं, एक लिविंग जो बायोटिक होता है, एक नॉन लिविंग जो एबायोटिक फैक्टर होता है। अब देखो इसके बाद में अपन के चैप्टर के अंदर नेक्स्ट डिस्कस किया गया है कि एनवायरनमेंट के अंदर जो एबायोटिक फैक्टर के रेस्पेक्ट के अंदर जो भी लिविंग ऑर्गेनिजम्स होते हैं वो बहुत सारी मेटाबॉलिज्म दिखाते हैं, उनके अंदर लाइफ प्रोसेस होते हैं, जिनमें से जो उनका ग्रोथ का, रिप्रोडक्शन का जो लाइफ प्रोसेस होता है ये बहुत हद तक एबायोटिक फैक्टर से डिपेंडेंट होता है, या वो इफेक्टेड होता है एबायोटिक फैक्टर से। जैसे देखो आपने नोटिस किया होगा कि जो मैंगो ट्री होता है वो हमेशा समर के अंदर ही अपने फ्रूट को देता है, वो कभी विंटर के अंदर अपने फ्रूट को नहीं देता। ऐसा क्यों? क्योंकि एनवायरनमेंट का टेम्परेचर ही डिसाइड करता है, और जो लाइट की इंटेंसिटी होती है वो डिसाइड करती है कि मैंगो की ट्री में कब फ्रूट का फिनोमेना स्टार्ट होगी। तो इस कंडीशन में देखो मैंगो की ट्री के अंदर अब जो वो रिप्रोडक्शन करने की प्रॉपर्टी है, जो सीड प्रोडक्शन होती है प्लांट के अंदर, उसे अपन रिप्रोडक्शन के अंदर इंक्लूड करते हैं। वो किसके ऊपर डिपेंड करिए? टेम्परेचर के ऊपर, लाइट इंटेंसिटी के ऊपर। ये दोनों किस में आते हैं? ये दोनों एबायोटिक फैक्टर में आते हैं। इस वजह से हम ये कहते हैं कि जो रिप्रोडक्शन है, सेम तरीके से ग्रोथ है, दोनों एबायोटिक फैक्टर से इफेक्टेड होती है। आप लोगों ने नोटिस भी किया होगा कि आपके आसपास में जो प्लांट होते हैं, जब सिंपली कहने का मतलब कुछ सीज़न जैसे विंटर के अंदर, सेम तरीके से जब समर होती है, उस दोनों कंडीशंस के अंदर ये दोनों जब पीक में होते हैं, जब अच्छे तरीके से प्लांट ग्रो नहीं कर पाते हैं। उसके अलावा जो हमारे 2 और सीज़न है उसमें अच्छे तरीके से ग्रो कर पाते हैं। अब रेनी सीजन के अंदर प्लांट अच्छे तरीके से ग्रो कर पाते हैं, उसका रीज़न क्या है कि उन्हें एक ऐसा एटमॉस्फेयर मिलता है, सुइटेबल एटमॉस्फेयर मिलता है जिसमें उनकी ग्रोथ अच्छे तरीके से होती है। तो अब देखो जो एटमॉस्फेयर कहने का मतलब यहाँ पे क्या हो गया? एबायोटिक फैक्टर्स। तो हम ये कहते हैं कि जो ग्रोथ है वो भी किसके ऊपर इफेक्टेड होती है? एबायोटिक फैक्टर से इफेक्टेड होती है। जहाँ पर हमने दोनों एग्जाम्पल को स्टडी किया है प्लांट के रेस्पेक्ट में, सेम तरीके से ये दोनों फैक्टर्स एनिमल के रेस्पेक्ट में भी अपन स्टडी कर सकते हैं। तो यहाँ पे देखो अपन को ज़्यादा डिटेल में नहीं जाना है, हम सिर्फ हमारे को यही नोटिस रखना है या हमारे को ये लर्न रखना है कि जो ग्रोथ और रिप्रोडक्शन है ये दोनों किससे इफेक्टेड होते हैं? ये एबायोटिक फैक्टर से इफेक्टेड होते हैं। फिर इसके बाद देखो नेक्स्ट अपन का टॉपिक आता है कि जो हमारे एनवायरनमेंट के अंदर एबायोटिक और बायोटिक है ये दोनों एक दूसरे के साथ इंटररिएक्ट करके रहते हैं। जब इनकी इंटररिएक्शंस होती है एक न्यू सिस्टम फॉर्म होता है, उसी सिस्टम को अपन क्या कहते हैं? इकोसिस्टम कहते हैं।
तो इकोसिस्टम सिंपली क्या है कि एक ऐसा सिस्टम जहाँ पर एबायोटिक और बायोटिक फैक्टर दोनों साथ में रहते हैं, तो उसी सिस्टम को अपन क्या कहते हैं, इकोसिस्टम कहते हैं। तो हमारे पास अभी जो भी इंफॉर्मेशन उसके अकॉर्डिंग हम ये मानते हैं कि इकोसिस्टम सिर्फ अर्थ के ऊपर ही है, उसके अलावा जो हमारे पास रेंज है उसके अंदर कहीं पे भी हमारे को इकोसिस्टम दिखाई नहीं देता, क्योंकि इकोसिस्टम की दो कंडीशंस क्या जाती है, एक बायोटिक फैक्टर, दूसरा एबायोटिक फैक्टर। एबायोटिक फैक्टर तो हमारे यूनिवर्स के अंदर बहुत है, मगर बायोटिक फैक्टर हमारे पास जो नॉलेज है उसके अकॉर्डिंग हमारे को सिर्फ अर्थ के अंदर ही दिखाई देते हैं। इसी ही रीजन की वजह से हम ये कहते हैं इकोसिस्टम सिर्फ कहाँ पे है, अर्थ के अंदर ही है। अब देखो नेक्स्ट क्या है कि इकोसिस्टम के दो टाइप्स होते हैं, एक होता है नेचुरल इकोसिस्टम, दूसरा होता है आर्टिफिशियल इकोसिस्टम। अब देखो टर्म से हमारे को पता चल रहा है कैसे अपन कहते हैं नेचुरल या आर्टिफिशियल इकोसिस्टम, एक ऐसा इकोसिस्टम जो नेचर ने खुद बनाया है तो और वो उसे खुद ही सस्टेन करती है। सस्टेन कहने का यहाँ पर सस्टेन का मतलब ये है कि वो मेंटेन रखती है, तो उस इकोसिस्टम को अपन नेचुरल इकोसिस्टम कहते हैं। तो अब देखो अपन को क्या स्टडी करना है, नेचुरल इकोसिस्टम के बारे में, आर्टिफिशियल इकोसिस्टम के बारे में। जैसे अपन एक एग्जांपल लेते हैं कि नेचुरल इकोसिस्टम के अंदर जैसे एक लेक आती है। अब इस लेक की कंडीशंस के अंदर लेक हम खुद नहीं बनाते हैं, मतलब एक नेचुरल लेक, उस कंडीशंस के अंदर नेचर ने खुद ही लेक बनाई है। अब उसी वाटर के अंदर एक्वेटिक एनिमल्स भी रहते हैं। अब देखो वाटर क्या हो गया, एबायोटिक या नॉन लिविंग फैक्टर हो गया, और जो एक्वेटिक एनिमल्स वहाँ पे सर्वाइव कर रहे हैं वो एक लिविंग फैक्टर्स हो गए। तो जहाँ पर लिविंग और नॉन लिविंग रहते हैं वो एक इकोसिस्टम फॉर्म करते हैं, मगर ये इकोसिस्टम किसने बनाया, नेचर ने बनाया। तो इस वजह से वो एक नेचुरल इकोसिस्टम की कैटेगरी में आता है। जैसे समंदर के अंदर, सी के अंदर जो इकोसिस्टम होता है वो भी एक नेचुरल इकोसिस्टम की कैटेगरी का है। जैसे फॉरेस्ट इकोसिस्टम जिसके अंदर बहुत सारे प्लांट हैं और उसी प्लांट के अंदर प्लांट के साथ साथ अलग अलग तरीके के एनिमल्स भी रहते हैं। वहीं पे सॉइल वगैरह या वहाँ की एयर जो एबायोटिक फैक्टर्स में आती है। तो देखो सॉइल एयर जो एबायोटिक फैक्टर में आती है, वहीं पर प्लांट और एनिमल सर्वाइव कर रहे हैं जो लिविंग फैक्टर्स में आते हैं। ये दोनों कंबाइन होकर क्या फॉर्म करते हैं, ये दोनों कंबाइन होकर एक नेचुरल इकोसिस्टम फॉर्म करते हैं, क्योंकि इस इकोसिस्टम को किसने बनाया, नेचर ने बनाया। वहीं पर देखो कुछ इकोसिस्टम हम खुद भी बनाते हैं, जैसे एक जो क्रॉप फील्ड होती है जहाँ पर हम अलग अलग तरीके की क्रॉप्स ग्रो करवाते हैं। तो इस कंडीशन में हम चाहे हमारे बेनिफिट के लिए ये सारे काम करवा रहे हैं, मगर अब टेम्परेरी एक इकोसिस्टम तो है ही। तो इस कंडीशन में जो इकोसिस्टम है जो इंसानों ने खुद ने बनाया है, तो उसे अपन आर्टिफिशियल इकोसिस्टम कहेंगे, जिसके अंदर अपन एग्जांपल क्या कहते हैं, क्रॉप फील्ड, जिसके अंदर सपोज करो हमने गेहूं की क्रॉप ग्रो करवा दी है। तो अब देखो वो खुद ब खुद तो ग्रो नहीं हुई है, हमने सॉइल को कल्टीवेट किया, वहाँ पे गेहूं के क्रॉप को कल्टीवेट करवाया। तो इस कंडीशन के अंदर जो इकोसिस्टम है वो आर्टिफिशियल इकोसिस्टम को बता रहा है। सिंपली कहने का मतलब एक इंसान बनाता है, दूसरा नेचर खुद बनाती है। फिर देखो नेक्स्ट है अपन की पॉइंट, जो सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट है, आपको 1 मार्क क्वेश्चन के अंदर शायद पूछ सकते हैं, ये 12th क्लास के अकॉर्डिंग बहुत ही इंपॉर्टेंट हो जाती है। बायो के अंदर फर्दर से आपको 12th क्लास में इकोसिस्टम का चैप्टर आता है। अब ये क्या पॉइंट है कि जो इकोसिस्टम होता है एक सेल्फ रेगुलेटिंग और सेल्फ सस्टेनिंग यूनिट है। इसका मतलब जो इकोसिस्टम है वो खुद अपने आप को ही मेंटेन रखता है और अपने आप को रेगुलेट करता है। इसके अंदर जब भी कोई डिस्टर्बेंस होती है तो खुद ब खुद ही ये फर्दर से बैलेंस कर देता है। एक नेचुरल इकोसिस्टम की ये प्रॉपर्टी होती है कि कभी भी वो अपने आप को डिस्टर्ब नहीं होने देता। ये सपोज करो एक ऐसा फॉरेस्ट जिसके अंदर 1000 साल पहले कुछ प्लांट और एनिमल्स प्रेजेंट थे, आज भी वो प्लांट और एनिमल प्रेजेंट थे। तो क्वेश्चन ये है कि इतने लंबे टाइम तक ये सारी स्पीशीज वहाँ पे कैसे सर्वाइव कर रही है। तो उसका रीजन क्या होता है कि इकोसिस्टम खुद अपने आप को हमेशा मेंटेन करके रखता है तब तक जब तक कोई एक्सटर्नल फैक्टर्स उसके अंदर कोई इंटरफेरेंस नहीं करे। वो नेचुरल फैक्टर्स भी हो सकते हैं जैसे वॉल्केनिक इरप्शंस या ऊपर से कोई मेटेरॉइड्स गिर जाए। वहीं पे आजकल के टाइम के अंदर जो आर्टिफिशियल हमारी एक्टिविटीज़ होती है वो इकोसिस्टम को डिस्टर्ब करने के लिए बहुत ही ज़्यादा रेस्पॉन्सिबल होती है। अब देखिए अपन नेक्स्ट स्टडी करते हैं कि इकोसिस्टम के अंदर बायोटिक फैक्टर के बारे में और हम थोड़ा डिटेल के अंदर स्टडी करना चाहते हैं। अब जो इकोसिस्टम के अंदर जो बायोटिक फैक्टर्स होते हैं वो 3 तरीके के होते हैं। एक तो होता है प्रोड्यूसर, मतलब एक ऐसे लिविंग ऑर्गेनिजम्स जो अपना खाना खुद बनाते हैं, किसी और के ऊपर डिपेंडेंट नहीं होते, उसे अपन क्या कहते हैं, प्रोड्यूसर्स कहते हैं। प्रोड्यूसर्स में क्या आ जाता है, ऑटोट्रोफ्स। ऑटोट्रोफ सिंपली कहने का मतलब प्लांट, जो भी ग्रीन प्लांट होते हैं और कुछ बैक्टीरिया होते हैं जो फोटोसिंथेसिस को परफॉर्म कर सकते हैं, वो प्रोड्यूसर्स में आते हैं, ऑटोट्रोफ में आते हैं। वहीं पर कुछ ऐसे एनिमल्स आते हैं, कुछ ऐसे हमारे पास ऑर्गेनिजम्स हैं जो अपना खाना खुद नहीं बना सकते हैं, वो ऑटोट्रोफ्स के ऊपर डिपेंडेंट होते हैं, तो उन्हें अपन क्या कहते हैं, कंज्यूमर्स कहते हैं। अब इस कंज्यूमर्स में कौन कौन सी चीज़ें आ जाती है, जैसे हर्बीवोरस, ऐसे
एनिमल जो प्लांट्स को खाते हैं या ग्रास को खाते हैं उसे अपन हर्बिवोरस कहते हैं। वहीं पे कुछ ऐसे एनिमल्स होते हैं जो दूसरे एनिमल को खाते हैं, उसे अपन कार्निवोरस कहते हैं। और कुछ ऐसे एनिमल्स होते हैं जो प्लांट को भी खा सकते हैं, वहीं पर किसी एनिमल को भी खा सकते हैं, तो उन्हें हम क्या कहते हैं, ओमनीवोरस कहते हैं। जैसे सपोज करो जो काऊ है वो हर्बिवोरस की कैटेगरी के अंदर आती है। वहीं पर जो एक टाइगर या लॉयन, ये किस कंडीशन में आते हैं, ये कार्निवोरस की कैटेगरी में आते हैं। वहीं पर जो इंसान है वो ओमनीवोरस की कैटेगरी में आता है, क्योंकि ये जो हम इंसान है वो मीट को भी डाइजेस्ट कर सकता है, वहीं पर किसी वेजिटेबल को भी डाइजेस्ट कर सकता है। तो इस हिसाब से ये ओमनीवोरस की कैटेगरी में आता है। फर्दर से देखो हमारे इकोसिस्टम के अंदर जो सबसे इंपॉर्टेंट ऑर्गेनिजम्स हैं, अगर उनके अंदर डिस्टर्बेंस होती है तो इकोसिस्टम पूरा ठप हो जाएगा। सिंपली कहने का मतलब इकोसिस्टम स्टॉप्ड हो सकता है, या उसके अंदर जो साइकिल चलती है रेगुलेशन वाली वो डिस्टर्ब्ड हो सकती है। सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंस होता है इकोसिस्टम के अंदर डीकम्पोजर का। सपोज करो हमारे इकोसिस्टम के अंदर अगर प्रोड्यूसर खत्म हो जाते हैं, कंज्यूमर खत्म हो जाते हैं, कोई फर्क नहीं पड़ने वाला। अगर डीकम्पोजर्स खत्म हो गए तो बहुत ही ज़्यादा झटका लगने वाला। डीकम्पोजर्स जनरली क्या करते हैं, इसमें इस कैटेगरी में कौन कौन सी चीज़ें आती है, बैक्टीरिया और फंगी। जो भी फंगस होती है वो सारी के सारे डीकम्पोजर्स होती है, या सिंपली कहने का मतलब ये हेटरोट्रॉप्स होती है। और वहीं पर कुछ बैक्टीरिया भी क्या करते हैं, डीकम्पोजिशन का काम करते हैं। अब डीकम्पोजिशन क्या होती है, एक ऐसा प्रोसेस जिसमें जो प्लांट के पार्ट्स होते हैं, एनिमल के पार्ट्स होते हैं, उसको फर्दर से सिंपल पोर्शंस के अंदर या सिंपल मॉलिक्यूल्स के अंदर चेंज करना, तो इस प्रोसेस को अपन डीकम्पोजिशन कहते हैं। जनरली डीकम्पोजिशन टर्म यूज किया जाता है ऐसे एनिमल या प्लांट के पार्ट्स जो डेड पार्ट्स होते हैं उनको अपन रिसाइकल, या मतलब बैक्टीरिया जो रिसाइकल्स करते हैं, तो उस प्रोसेस को अपन डीकम्पोजिशन कहते हैं। और इन ऐसे ऑर्गेनिजम्स को अपन क्या कहते हैं, डीकम्पोजर्स कहते हैं। फर्दर देखिए नेक्स्ट अपन का आता है कि ये तो हमारे तीन क्या होते हैं। तो एग्जाम में अगर क्वेश्चन आए कि इकोसिस्टम के अंदर किस टाइप के ऑर्गेनिजम्स रहते हैं, तो अपन का आंसर क्या होगा, एक तो प्रोड्यूसर्स रहते हैं जो अपना खाना खुद बनाते हैं, कंज्यूमर्स जो प्रोड्यूसर के ऊपर डिपेंडेंट रहते हैं, जो डेड लिविंग ऑर्गेनिजम्स के ऊपर डिपेंडेंट होते हैं उसे अपन डीकम्पोजर्स भी कहते हैं। एक और टर्म से भी अपन रिप्रेजेंट्स कहते हैं डीकम्पोजर्स को, सेप्रोट्रॉफ भी कहा जाता है। क्या बोला जाता है, सेप्रोट्रॉफ। तो ये टर्म है डीकम्पोजर्स के लिए। एक और चीज़ नोटिस रखनी है, वैसे देखो हम चैप्टर 6 के अंदर स्टडी करते हैं कि जो डीकम्पोजर्स होते हैं वो न्यूट्रिशन को एब्जॉर्ब करते हैं, तो इसी वजह से इनको क्या बोला जाता है, सेप्रोट्रॉफ बोला जाता है, क्योंकि ये अपनी न्यूट्रिशन को एब्जॉर्ब करते हैं। अब देखिए नेक्स्ट आता है कि प्रोड्यूसर हो या कंज्यूमर हो, डीकम्पोजर हो। अब देखो डीकम्पोजर है वो नहीं आता, मगर प्रोड्यूसर और कंज्यूमर की कैटेगरी के अंदर ये एक्चुअल के अंदर फूड को गेन करते हैं। क्यों करते हैं, क्योंकि इन्हें एनर्जी चाहिए अपनी सारी एक्टिविटीज़ को मेंटेन करने के लिए। चाहे वो प्लांट हो चाहे एनिमल हो, रिप्रोडक्शन परफॉर्म करता है, ग्रोथ परफॉर्म करता है, रेस्पिरेशन परफॉर्म करता है, बहुत सारी और एक्टिविटीज़ भी उनकी बॉडी के अंदर होती है। और ये एक्टिविटीज़ फ्री में तो नहीं हो सकती, इन एक्टिविटीज़ को करने के लिए एनर्जी चाहिए। हमारे को एनर्जी कहाँ से मिलती है, फूड से मिलती है। तो हमारे को अभी इसी इकोसिस्टम के अंदर फूड के बारे में भी स्टडी करना बहुत ही इंपॉर्टेंट है। तो इसे जैसे अपन स्टडी करते हैं फूड चेन के बारे में। फूड चेन किसे कहते हैं, जो ऑर्गेनिजम्स की फीडिंग सीरीज होती है, मतलब ऑर्गेनिजम्स किस तरीके से फूड को ट्रांसफर करा इकोसिस्टम के अंदर। जैसे फूड किस में बनता है, सबसे पहले अगर अपन इनिशियली देखें तो प्रोड्यूसर में बनता है, प्रोड्यूसर के बाद में कहाँ जाता है, हर्बीवोरस, उसके बाद में कहाँ जाता है, कार्निवोरस, उसके बाद में नेक्स्ट कार्निवोरस में भी जा सकता है या ओमनीवोरस में भी जा सकता है। अब देखो एक क्या बन गई, एक चेन बन गई जिसके अंदर फूड का क्या हो रहा है, फ्लो हो रहा है। जब अपन किसी ऐसी चेन के बारे में स्टडी करें जिसमें फूड का फ्लो होता है, तो उसे अपन क्या कहते हैं, फूड चेन कहते हैं। इसे सिंपली अपन कैसे डिफाइन कर सकते हैं, यहाँ पे ऑर्गेनिजम्स फीडिंग सीरीज, जो ऑर्गेनिजम्स की फीडिंग सीरीज होती है वही फूड चेन को रिप्रेजेंट्स करती है। अब जो इस सीरीज के अंदर देखो स्टेप आते हैं, प्रोड्यूसर के बाद में क्या आ रहा है, कंज्यूमर, सिंपली इसमें हर्बीवोरस आ रहा है, उसके बाद में कार्निवोरस आ रहा है, मतलब 3 स्टेप्स आ रहे हैं। तो जो फूड चेन के अंदर हर एक स्टेप होता है, ये स्टेप क्या रिप्रेजेंट्स करता है, ये एक्चुअल के अंदर ट्रॉफिक लेवल रिप्रेजेंट्स करता है। तो हम फूड चेन के अंदर क्या कहते हैं, ट्रॉफिक लेवल को कैसे डिफाइन करेंगे, ईच स्टेप इन अ फूड चेन। जो हमारा हर एक स्टेप होता है फूड चेन के अंदर वही ट्रॉफिक लेवल को रिप्रेजेंट्स करता है। अब देखो इकोसिस्टम के अंदर कितने मैक्सिमम ट्रॉफिक लेवल हो सकते हैं, तो इसका आंसर सिंपल है, मैक्सिमम ट्रॉफिक लेवल 4 ही होते हैं। मिनिमम कितने भी हो सकते हैं, मिनिमम कम से कम 2 हो सकते हैं, और मैक्सिमम कितने होते हैं, 4 ही होते हैं। तो मिनिमम तो कभी पूछते ही नहीं है, हमेशा मैक्सिमम ही पूछते हैं। उसका रीज़न क्या है वो भी अपन डिस्कस करेंगे कि मैक्सिमम ट्रॉफिक लेवल 4 ही क्यों होते हैं। तो देखिए ट्रॉफिक लेवल कितने होते हैं, जैसे सबसे पहले कहाँ पे फूड बनता है, हमने अभी ये स्टडी किया कि प्रोड्यूसर्स
फूड क्या करते हैं, बनाते हैं। तो इस वजह से फूड की जो फूड चेन की जो स्टार्टिंग है वो कहाँ से स्टार्ट होती है, प्रोड्यूसर्स से स्टार्ट होती है। इस वजह से जो फर्स्ट ट्रॉफिक लेवल है वो ऑटोट्रोफ्स या प्रोड्यूसर्स को रिप्रेजेंट करता है। जिसे अपन किससे रिप्रेजेंट करते हैं, T1 से रिप्रेजेंट करते हैं। अभी जो प्लांट में फूड बनता है इसे कौन खाएगा, हर्बीवोरस खाएगा। तो इस वजह से सेकंड ट्रॉफिक लेवल जिसको अपन T2 से रिप्रेजेंट करते हैं, यहाँ पे क्या आते हैं, प्राइमरी कंज्यूमर्स आते हैं, क्योंकि ये सबसे पहले कंज्यूमर्स है जो ऑटोट्रॉफ को क्या कर रहे हैं, कंज्यूम कर रहे हैं, उन्हें खा रहे हैं। और इसमें क्या आते हैं, हर्बीवोरस आते हैं प्राइमरी कंज्यूमर्स के अंदर, ये चीज़ याद रखना। फिर देखो थर्ड ट्रॉफिक लेवल के अंदर क्या आता है, सेकेंडरी कंज्यूमर्स आते हैं, और ये क्या होते हैं, प्राइमरी कार्निवोरस होते हैं। और सेकेंडरी कंज्यूमर्स कौन से होते हैं, जो प्राइमरी कंज्यूमर को खाते हैं। अब प्राइमरी कंज्यूमर्स में कौन सी चीज़ आ रही है, हर्बीवोरस। ये सपोज करो ऑटोट्रॉफ के अंदर अपन क्या मान के चलते हैं, ऑटोट्रॉफ के अंदर देखो अपन है ना प्लांट को मान के चलते हैं। अब देखो प्लांट के अंदर, प्लांट किसको रिप्रेजेंट कर रहा है, फर्स्ट ट्रॉफिक लेवल को रिप्रेजेंट कर रहा है। अब प्लांट के अंदर जो भी फूड होगा वो कहाँ पे जाएगा, जो हर्बीवोरस, जैसे काव, काव अगर खाती तो सेकंड ट्रॉफिक लेवल को रिप्रेजेंट करिए। अपन काव को क्या रिप्रेजेंट कर रहे हैं, काव को अपन सिंपली कहने का मतलब सेकंड ट्रॉफिक लेवल या प्राइमरी कंज्यूमर से रिप्रेजेंट कर रहे हैं। अब देखो काव को कौन खाएगा, सपोज करने के लिए अपन ये कहते हैं कि काव को कोई टाइगर खा जाता है, तो ये किस ट्रॉफिक लेवल को रिप्रेजेंट कर रहा है, थर्ड ट्रॉफिक लेवल को रिप्रेजेंट कर रहा है। तो अपन ये कहते हैं फर्स्ट ट्रॉफिक लेवल है वो ऑटोट्रोफ्स को बताता है, सेकंड ट्रॉफिक लेवल हर्बीवोरस को रिप्रेजेंट करता है, ये प्राइमरी कंज्यूमर्स होता है। और जो थर्ड ट्रॉफिक लेवल होता है ये सेकेंडरी कंज्यूमर्स होता है, मगर प्राइमरी कार्निवोरस है, क्योंकि ये तो फर्स्ट कार्निवोरस ही है, हमारे फूड चेन के अंदर आया है, इसी वजह से इसे अपन क्या कहते हैं, प्राइमरी कार्निवोरस कहते हैं। जो फोर्थ ट्रॉफिक लेवल होता है ये सेकेंडरी कार्निवोरस या टॉप कार्निवोरस को रिप्रेजेंट करता है। तो यहाँ पर देखो दो टर्म्स है जो आपको कन्फ्यूजन हो सकती है, यहाँ पे लिखा नहीं है मगर मैंने एक्सप्लेन कर दिया है, तो इसको अच्छे तरीके से लर्न रखना कि जो प्राइमरी कंज्यूमर्स, इसका मतलब क्या हो गया, हार्बीवोरस। सेकेंडरी कंज्यूमर्स का मतलब क्या हो गया कि ये प्राइमरी कार्निवोरस होंगे। और जो टर्शरी कंज्यूमर्स होते हैं ये सेकेंडरी कार्निवोरस होते हैं, टॉप कार्निवोरस के अंदर भी अपन मान सकते हैं। मैक्सिमम ट्रॉफिक लेवल क्या होते हैं, 4 ही होते हैं। अब क्वेश्चन ये है कि मैक्सिमम ट्रॉफिक लेवल 4 ही क्यों होते हैं, हम फिफ्थ क्यों नहीं बना सकते हैं, उसको भी कोई खा सकता है। एक्चुअल में इसका रीज़न क्या है, इसका रीज़न है नेचर के अंदर जो मैक्सिमम ट्रॉफिक लेवल्स होते हैं वो हमेशा 4 ही होते हैं। तो ऐसा क्यों होता है कि हम फिफ्थ ट्रॉफिक लेवल क्यों नहीं बना सकते हैं, तो इसका रीज़न क्या है एक्चुअल के अंदर, वो अभी हम स्टडी करते हैं। जब भी देखो जो हमारी फूड चेन के अंदर एनर्जी की ट्रांसमिशन होती है एक ट्रॉफिक लेवल से दूसरे के अंदर, दूसरे के बाद में तीसरे के अंदर, जब भी एनर्जी की ट्रांसमिशन होती है तो सिंपली 10% एनर्जी ही एक ट्रॉफिक लेवल से दूसरे ट्रॉफिक लेवल के अंदर जाती है। तो इस कंडीशन के अंदर अगर अपन फोर्थ के बाद में फिफ्थ ट्रॉफिक लेवल बनाए तो उस कंडीशन में एनर्जी की ट्रांसमिशन क्या हो जाएगी, निग्लिजिबल हो जाएगी, या जिसको काउंट करने से हमारा कोई मतलब नहीं है। तो इसी वजह से हम मैक्सिमम जो ट्रॉफिक लेवल इकोसिस्टम के अंदर कितना स्टडी करते हैं, 4 ही करते हैं। और इसका रीज़न क्या हो गया कि हर एक ट्रॉफिक लेवल के अंदर सिर्फ 10% ऑफ एनर्जी ही ट्रांसफर होती है, बाकी की जो एनर्जी होती है वो लॉस्ट हो जाती है। क्योंकि जो एनिमल्स होते हैं किसी भी ट्रॉफिक लेवल के अंदर वो अपनी लाइफ प्रोसेस को भी मेंटेन रखते हैं, जिसके अंदर ग्रोथ हो गया, रिप्रोडक्शन हो गया, रेस्पिरेशन हो गया, या नर्वस सिस्टम हो गया। तो इसी प्रोसेस को मेंटेन करने के लिए एनर्जी चाहिए, तो इस वजह से वो 90% तो एनर्जी कंज्यूम कर देते हैं, सिर्फ 10% एनर्जी को ट्रांसफर करते हैं। अब देखो इसी चीज़ को अपन एक एग्जाम्पल से स्टडी करते हैं। सपोज करो ग्रास के अंदर एनर्जी कितनी बनती है, हम ये कहते हैं कि इनके अंदर ग्रास के अंदर 10,000 जूल के आसपास एनर्जी बनती है ग्रासेस के अंदर फोटोसिंथेसिस की वजह से। अब देखो ये एनर्जी के अमाउंट बहुत ही ज़्यादा है। अब ग्रास को कौन खाता है, रेबिट खाता है। अब रेबिट के पास कितनी एनर्जी जाएगी, सिर्फ 1000 जूल एनर्जी ही किसके पास जाएगी, रेबिट के पास जाएगी। अब रेबिट को कौन खा जाएगा, फॉक्स खा जाएगा। फॉक्स के पास कितनी एनर्जी जाएगी, सिर्फ 100 जूल। और फॉक्स को कौन खाता है, लॉयन के पास कितनी एनर्जी जाएगी, सिर्फ 10 जूल जाएगी। तो यहाँ पे देखो एक चीज नोटिस की, कितनी एनर्जी की ट्रांसमिशन हो रही है एक ट्रॉफिक लेवल के बाद में दूसरे ट्रॉफिक लेवल में, सिर्फ 10% ही एनर्जी की ट्रांसमिशन हो रही है। अगर इसके बाद में हम फिफ्थ ट्रॉफिक लेवल बनाए तो उसमें कितनी एनर्जी ट्रांसमिट होगी, 1 जूल। तो 1 जूल तो कोई सेंस ही नहीं रखता है, यहाँ पे तो हमने 10,000 माना है। अगर सपोज करो यहाँ पे 1000 जूल एनर्जी होती तो हमारे फिफ्थ ट्रॉफिक लेवल के अंदर 0.1 जूल एनर्जी आती है। 0.1 जूल तो फिजिक्स के अंदर अपन जीरो ही मानते हैं,
तो इसी वजह से हम फिफ्थ ट्रॉफिक लेवल नहीं बनाते, क्योंकि एक ट्रॉफिक लेवल के बाद में दूसरी ट्रॉफिक लेवल के अंदर सिर्फ 10% एनर्जी की ही ट्रांसमिशन होती है और 90% एनर्जी उनके लाइव प्रोसेस को मेंटेन करने में वेस्ट हो जाती है। तो ये सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आपको पूछ सकते हैं, क्योंकि देखो ये चैप्टर अपन का 2 मार्क्स का ही चैप्टर है, तो इसका मतलब बहुत सारे चांसेस यही है कि छोटे 1 मार्क के क्वेश्चन आ सकते हैं। अभी देखो आरपीसी के अंदर अपन का 40% सिलेबस कौन सा है, मतलब जो एग्जाम का पैटर्न है उसके अंदर 1 मार्क के ही क्वेश्चन आएंगे। इसी वजह से आपको छोटे छोटे क्वेश्चन या छोटे कॉन्सेप्ट है वहाँ पे बहुत ज़्यादा ध्यान देने की ज़रूरत है सारे चैप्टर्स के अंदर। अब देखिए नेक्स्ट क्या है कि, तो यहाँ पे अपने लिख लिया है। अब देखो नेक्स्ट ये है कि ना जो एनर्जी का ट्रांसमिशन होती है ट्रॉफिक लेवल के अंदर, अगर अपन इसे अच्छे तरीके से स्टडी करते हैं या अगर उसको अपन अमाउंट की फॉर्म के अंदर रिप्रेजेंट करते हैं, तो फोर्थ ट्रॉफिक लेवल के अंदर हमारे को एक पिरामिड जैसी शेप बनती है। तो इसी एनर्जी के डेटा को अपन क्या कहते हैं, पिरामिड ऑफ एनर्जी कहते हैं। सिंपली कहने का मतलब जब अपन इकोसिस्टम के अंदर एनर्जी के फ्लो के बारे में स्टडी करते हैं कि वो किस तरीके से एक ट्रॉफिक लेवल से दूसरे ट्रॉफिक लेवल में ट्रांसफर हो रही है, तो उन सब की डेटा को जब अपन कंबाइन करते हैं तो हमारे को कैसे किस फॉर्म में मिलती है, पिरामिड फॉर्म के अंदर डेटा मिलती है। तो इसी वजह से इसे अपन पिरामिड ऑफ एनर्जी कहते हैं, जिसके अंदर जो फर्स्ट होता है वो फर्स्ट ट्रॉफिक लेवल को रिप्रेजेंट करता है जो बेस होता है, और जो टॉप होता है वो लास्ट ट्रॉफिक लेवल को या फोर्थ ट्रॉफिक लेवल को रिप्रेजेंट करेगा। यहाँ पर एक और चीज जो सबसे इंपॉर्टेंट है वो 1 मार्क क्वेश्चन के अंदर पूछी जा सकती है कि पिरामिड ऑफ एनर्जी की शेप क्या होती है। पिरामिड ऑफ एनर्जी की शेप हमेशा कैसी रहती है, अपराइट होती है। देखो अलग अलग तरीके के पिरामिड होते हैं जो आप 12th क्लास के अंदर स्टडी करोगे, जैसे पिरामिड ऑफ बायोमास, तो उस कंडीशंस के अंदर शेप के अंदर कुछ डिस्टर्बेंस हो सकती है, मगर पिरामिड ऑफ एनर्जी की जो शेप है वो हमेशा कैसी रहेगी, अपराइट रहेगी। ये सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है इसी पिरामिड ऑफ एनर्जी के अंदर। और दूसरा क्या है, पिरामिड के अंदर सिर्फ 10% एनर्जी का ही फ्लो होता है। फिर देखो नेक्स्ट क्या है कि हमारे जैसे अलग अलग तरीके के इकोसिस्टम्स होते हैं हमारी सराउंडिंग्स के अंदर, तो हमारे बुक के अंदर 3 इकोसिस्टम के एग्जांपल्स दिए, जिसके अंदर फर्स्ट है जैसे फूड चेन के अंदर देखो फॉरेस्ट, जो फॉरेस्ट इकोसिस्टम है उसके अंदर फूड चेन का फ्लो कैसे होता है, जिसके अंदर प्लांट को कौन खा जाता है, डियर को कौन खा जाता है, टाइगर। तो जो फूड चेन नेचर के अंदर है फॉरेस्ट के अंदर वो इस तरीके से चलती है। तो आपको ये 3 एग्जांपल लर्न रखने हैं, क्योंकि आपको एग्जाम में पूछे जा सकते हैं कि जो फूड चेन है, जो फॉरेस्ट के अंदर किस तरीके की फूड चेन प्रेजेंस होती है, या फॉरेस्ट के अंदर किस तरीके का क्या इकोसिस्टम होता है, तो वो आपको क्वेश्चन पूछ सकते हैं। दूसरा देखो, दूसरा एग्जांपल दिया हुआ है हमारे एनसीईआरटी के अंदर ग्रास लैंड इकोसिस्टम का, जिस कंडीशंस के अंदर ग्रास को कौन खा जाता है, इंसेक्ट्स के ऊपर कौन डिपेंडेंट होता है, फ्रॉग के ऊपर स्नेक के ऊपर वुल्चर। यहाँ पर देखो आप नोटिस करोगे फर्स्ट सेकंड थर्ड फोर्थ और फिफ्थ ट्रॉफिक लेवल हो गया, मगर जब भी अपन साइंटिफिकली स्टडी करते हैं तो अपन मैक्सिमम ट्रॉफिक लेवल कितने बनाते हैं, 4 ही बनाते हैं। इस कंडीशन में वुल्चर के पास जो भी एनर्जी होगी उसकी अमाउंट बहुत ही निग्लिजिबल होगी, तो उसको इस कैटेगरी के अंदर काउंट करना एक यूजलेस ही माना जाता है जब आप हायर क्लासेस के अंदर स्टडी करते हो। तो देखो नेक्स्ट है एक हमारे पॉन्ड इकोसिस्टम के बारे में बताया हुआ है कि पॉन्ड के अंदर क्या होता है, फाइटोप्लांक्टन किसे कहते हैं, ऐसे प्लांट्स जो क्या है वाटर के अंदर ग्रो करते हैं। एक्वेटिक प्लांट्स को अपन सिंपली क्या कहते हैं, फाइटोप्लांक्टन्स कहते हैं। वहीं पर जो ऐसे स्मॉल ऑर्गेनिजम्स जो फाइटोप्लांक्टन्स के ऊपर डिपेंडेंट होते हैं उसे अपन जू प्लांक्टन्स कहते हैं। सिंपली कहने का मतलब ये एक एक्वेटिक प्लांट है, ये स्मॉलेस्ट एक्वेटिक एनिमल्स है। तो जो स्मॉलेस्ट एक्वेटिक एनिमल्स होते हैं उसे अपन जू प्लांक्टन कहते हैं, जो एक हर्बीवोरस की कैटेगरी में आ सकते हैं, क्योंकि ये किसको खा रहे हैं, ये एक्वेटिक प्लांट को खा रहे हैं। फिर इनको कौन खा जाता है, स्मॉल फिश के ऊपर कौन डिपेंडेंट होता है, लार्ज फिश। तो इस तरीके से इकोसिस्टम चलता रहता है या फूड चेन का फ्लो होता है पॉन्ड के अंदर। अब देखिए कुछ और पॉइंट्स है। फूड वेब हमारे नेचर के अंदर जितना हमने सिंपल स्टडी किया ऐसा तो नहीं होता है कि जब भी कोई प्लांट ग्रो करे तो उसे हमेशा हर्बीवोरस खाएगा, हर्बीवोरस के बाद में कहाँ पे जाएगा, कार्निवोरस के अंदर। ऐसा नहीं होता, सिचुएशन कहाँ से भी चेंज हो सकती है। तो जब हम इकोसिस्टम के अंदर अच्छे तरीके से स्टडी करते हैं तो हम ये नोटिस करते हैं बहुत सारी फूड चेन्स क्या होती है, एक दूसरे के साथ इंटरलिंक्ड होती है। तो जो एक नेटवर्क बन जाता है हमारे इकोसिस्टम के अंदर फूड चेन का, तो उसी को अपन क्या कहते हैं, फूड वेब कहते हैं। कैसे अपन डिफाइन करेंगे, इन अवर इकोसिस्टम द फूड चेन आर प्रेजेंट इन अ इंटरलिंक्ड मैनर, या नेटवर्क फैशन के अंदर वो प्रेजेंट होती है। यही नेटवर्क फैशन क्या रिप्रेजेंट करता है, फूड वेब को रिप्रेजेंट करता है। सिंपली कहने का मतलब जब एक से ज़्यादा फूड चेन्स हमारे इकोसिस्टम के अंदर होती है और एक दूसरे के साथ इंटरकनेक्टेड होती है तो वो फूड वेब को बनाती है। अब देखो नेक्स्ट अपन का आता है
बायोलॉजिकल मैग्निफिकेशन, बायोलॉजिकल मैग्निफिकेशन अपन किसे कहते हैं, इकोसिस्टम के अंदर देखो, जैसे फूड के अंदर जो एनर्जी होती है वो एक ट्रॉफिक लेवल के बाद में दूसरे ट्रॉफिक लेवल के अंदर ट्रांसफर होती है। सेम तरीके से अगर सपोज करो किसी नॉन बायोडिग्रेडेबल सब्सटेंस की अगर ट्रांसमिशन हो रही है एक ट्रॉफिक लेवल से दूसरी ट्रॉफिक लेवल के अंदर और उसकी कंसंट्रेशन इंक्रीज हो रही है टॉप ट्रॉफिक लेवल के अंदर, टॉप कंज्यूमर के अंदर, तो उस प्रोसेस को अपन क्या कहते हैं, बायोलॉजिकल मैग्निफिकेशन कहते हैं। मैं फिर से रिपीट कर रहा हूँ, बायोलॉजिकल मैग्निफिकेशन एक ऐसा प्रोसेस होता है जिसके अंदर नॉन बायोडिग्रेडेबल सब्सटेंस की ट्रांसमिशन होती है प्राइमरी ट्रॉफिक लेवल से लेकर टॉप ट्रॉफिक लेवल तक, जिसके अंदर टॉप ट्रॉफिक लेवल के अंदर ज़्यादा कंसंट्रेशन पाई जाती है नॉन बायोडिग्रेडेबल सब्सटेंस की। तो अब देखो क्या हो रहा है कि जो नॉन बायोडिग्रेडेबल सब्सटेंस है उनकी कंसंट्रेशन फोर्थ ट्रॉफिक लेवल के अंदर इंक्रीज हो रही है। तो इसी वजह से अपन इसे क्या कहते हैं, बायोलॉजिकल मैग्निफिकेशन। मैग्निफिकेशन का मतलब क्या होता है, किसी चीज़ को इंक्रीज करना। तो यहाँ पे बायोलॉजिकल का टर्म यहाँ पे रिप्रेजेंट कर रहा है नॉन बायोडिग्रेडेबल सब्सटेंस को रिप्रेजेंट कर रहा है। अब इससे होगा क्या, क्योंकि ये ऐसे सब्सटेंस जो उस ऑर्गेनिजम्स के अंदर किसी काम के नहीं है और ऐसे इकट्ठा हो रहे हैं, जब भी कोई चीज़ एक हद से ज़्यादा स्टोर होने स्टार्ट होती है तो वो हार्मफुल इफेक्ट्स प्रोड्यूस करती है। तो बायोलॉजिकल मैग्निफिकेशन से भी ऑर्गेनिजम्स को अलग अलग हार्मफुल इफेक्ट्स आते हैं, जो आप स्टडी करोगे जैसे वुलचर की केस के अंदर 12th क्लास के अंदर, कि जो इसके जो एग्स होते हैं वो मैच्योर होने से पहले ही क्या फट जाते हैं। तो ऐसा क्यों होता है, इसका रीज़न ये है कि नॉन बायोडिग्रेडेबल सब्सटेंस की कंसंट्रेशन ट्रॉफिक लेवल की वजह से बहुत ज़्यादा इंक्रीज हो रही है, इसी वजह से इनकी मेटाबॉलिज्म के अंदर डिस्टर्बेंस आती है। तो सिंपली अपन ये कह सकते हैं बायोलॉजिकल मैग्निफिकेशन किसी भी ऑर्गेनिजम्स की मेटाबॉलिज्म के अंदर डिस्टर्बेंस को कोज करने के लिए रेस्पॉन्सिबल होती है। फिर देखो नेक्स्ट अपन का आता है, फिर देखो नेक्स्ट आता है कि जो बायोलॉजिकल मैग्निफिकेशन के अंदर सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट क्या है कि हाईएस्ट कंसंट्रेशन कहाँ पर देखी जाएगी, टॉप कंज्यूमर्स के अंदर नॉन बायोडिग्रेडेबल की हाईएस्ट कंसंट्रेशन देखी जाएगी। ये आपको 1 मार्क क्वेश्चन के अंदर पूछ सकते हैं। लास्ट ये है बायोलॉजिकल मैग्निफिकेशन के कुछ एग्जाम्पल है, जैसे पेस्टिसाइड्स, फिनोलिक कंपाउंड्स, जो ये नॉन बायोडिग्रेडेबल सब्सटेंस होते हैं जो एक बायोलॉजिकल मैग्निफिकेशन के एग्जाम्पल में आते हैं। तो यहाँ तक अपन स्टडी किया है, इसके बाद में अपन नेक्स्ट वीडियो के अंदर कंटिन्यू करेंगे। गुड बाय टू ऑल ऑफ यू। अगर आप हमारे चैनल के ऊपर न्यू हो तो प्लीज़ सब्सक्राइब कीजिएगा।